हमारे देश का इतिहास बड़ा विचित्र है। जब बात आती है देश के नायकों को उचित सम्मान देने की, तो उन्हें अधिकतर अखबार का एक स्तंभ भी प्राप्त नहीं हो पाता। परंतु जब बात आती है देश का अहित चाहने वालों की, तो उनके लिए दिल खोलकर सम्मान लुटाया जाता है। परंतु कुछ नायक ऐसे भी हैं जिन्हें चाहकर भी भारतीय वामपंथी भारतीय इतिहास से नहीं मिटा पाए। गोपीनाथ बोरदोलोई भी ऐसे ही एक महानायक है। नमस्कार मित्रों, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे गोपीनाथ बोरदोलोई के प्रयासों से असम और लगभग समस्त पूर्वोत्तर पूर्वी पाकिस्तान का भाग बनने से बच गया और कैसे उनके प्रयासों की गूंज धीरे धीरे अब समस्त भारत में सुनाई दे रही है। तो अवलंब आरंभ करते हैं। जिनको भारत रत्न उनकी मृत्यु के उपरांत काफी देर से मिला, उन्हीं गोपीनाथ का जन्म 6 जून 1890 को राहा नामक स्थान में हुआ था। जब वे मात्र 12 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया, परंतु हिम्मत न हारते हुए इन्होंने अपने आप को और समस्त परिवार का हौसला बढ़ाया। 1907 में मैट्रिक पास करने के बाद इनको कॉटन कॉलेज में प्रविष्टि मिली। उन्होंने 1907 में प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट पास किया और उसी स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता में प्रवेश लिया, जिसमें कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी स्नातक की शिक्षा पूर्ण की। और गोपीनाथ ने 1911 में स्नातक की डिग्री ली। 1914 में इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए पूर्ण किया। इन्हें तरुण राम फुकन के कहने पर सोनाराम हाई स्कूल में प्रिंसिपल की अस्थायी नौकरी दी गई। उसी दौरान इन्होंने विधि की परीक्षा दी और पास भी हुए और 1917 में गुवाहाटी में प्रैक्टिस शुरू कर दी। गोपीनाथ उस समय मोहनदास करमचंद गांधी के विचारों से काफी प्रभावित हुए और शीघ्र ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। 1937 में जब असम में कांग्रेस की राजकीय सरकार बनी तो उन्होंने लगभग 1 वर्ष तक मुख्यमंत्री का पद संभाला। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कभी कांग्रेस के प्रिय रहे गोपीनाथ ने कांग्रेस के ही विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। असल में जब आईएनए के ट्रायल्स ने ब्रिटिश प्रशासन को स्पष्ट करा दिया कि अब उनका भारत में टिके रहना असंभव है, तो उन्होंने अपने कैबिनेट के कुछ सदस्यों को सत्ता के हस्तांतरण हेतु भेजा। 1946 के इस कैबिनेट मिशन ने राज्यों की ग्रुपिंग का प्रस्ताव दिया, जिसके आधार पर आगे चलकर भारत के विभाजन की नींव पड़ी। इसी में असम समेत समस्त पूर्वोत्तर को पूर्वी पाकिस्तान से संबंधित प्रांतों के साथ एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। गोपीनाथ इसके सख्त विरुद्ध थे, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि कट्टरपंथियों के हाथ में अगर असम का शासन आ गया तो फिर उनका हश्र क्या होगा। इससे अधिक उन्हें जवाहरलाल नेहरू की बेरुखी खटकी, जिन्हें पूर्वोत्तर में कोई विशेष रुचि नहीं थी। परंतु सरदार पटेल के यहां से गोपीनाथ खाली हाथ नहीं लौटे और उन्होंने असम के भारत में बने रहने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर ये दोनों नहीं होते तो आज असम और अधिकांश पूर्वोत्तर बांग्लादेश यानी पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान का भाग होता। गोपीनाथ बोरदोलोई का स्पष्ट मानना था, असम के संबंध में जो भी निर्णय किया जाएगा अथवा उसका जो भी संविधान बनाया जाएगा, उसका अधिकार केवल असम की विधानसभा और उसकी जनता को होगा। उनकी इसी दूरदर्शिता के कारण असम पाकिस्तान में जाने के षड्यंत्र का शिकार होने से बच सका और भारत का अभिन्न अंग बना रहा। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में योगदान के अलावा गोपीनाथ बोरदोलोई ने असम की प्रगति और विकास के लिए अनेक कार्य किए। इन्हीं के तुष्टीकरण विरोधी नीतियों के कारण एनआरसी की भी नींव पड़ी थी। विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आए लाखों निर्वासितों के पुनर्वासन के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया। उन्होंने आतंक के उस माहौल में भी राज्य में धार्मिक सौहार्द कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम उच्च न्यायालय, असम मेडिकल कॉलेज और असम वेटरनरी कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना उनके प्रयासों के कारण ही हो पाई। एक राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ गोपीनाथ बोरदोलोई एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। परंतु उनके देहांत से असम को जो क्षति हुई उसे पूर्ण करने में काफी समय लगा।